अस्सलाम वालेकुम। डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज़ हैं जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी स्पेशली ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं। और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स और एल्गी वगैरह आ जाती है। प्लास्टिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यानी प्लास्टिड्स के इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रा कर रखी है जो कि टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट की। सो क्लोरोप्लास्ट की अगर डायग्राम आप देखें तो इसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। क्लियर हो गया। सो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के इर्द गिर्द भी दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। और प्लास्टिड के अगर फंक्शन को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे प्लास्टिड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड कर रहे होते हैं या फूड कर रहे होते हैं। यानी प्लास्टिड का काम क्या है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग भी करना और फूड को स्टोर भी करना। एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, फूड की एक फॉर्म है, ठीक है। सो इसका मतलब है प्लास्टिड ने क्या किया, फूड की सिंथेसिस की, फूड की मैन्युफैक्चरिंग की, और साथ ही साथ फूड को स्टोर करने का काम भी किसका है, प्लास्टिड का ही है। और वो प्लास्टिड की स्पेशल टाइप कर रहे होते हैं जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। सो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। सो प्लास्टिड की एक तीसरी टाइप ये जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जिसका थोड़ा डिफरेंट फंक्शन होता है जो अभी हम देखेंगे। सो प्लास्टिड की कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप है। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों टाइप्स को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट को स्टडी करते हैं। याद रखिए ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जो नॉन पिगमेंटेड और कलरलेस होते हैं। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इन प्लास्टिड्स को देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देंगे। सो इन्हें डाई किया जाता है देखने के लिए। बट ल्यूकोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है प्लास्टिड की। क्यों? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म के अंदर फूड स्टोर होता है, जिसकी बेस पर ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट की फूड स्टोरेज की बेस पर 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, नंबर 2 प्रोटीनोप्लास्ट, नंबर 3 इलायोप्लास्ट। यानी कि अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोर हो तो उस ल्यूकोप्लास्ट की टाइप को हम एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन की स्टोरेज हुई हो तो उस ल्यूकोप्लास्ट को हम प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे। और अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर लिपिड स्टोर हो तो उस ल्यूकोप्लास्ट की टाइप को हम इलायोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल के ज़रिए हम समझ लेते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं इनको अगर हम देखें तो एमाइलोप्लास्ट जिसके अंदर स्टार्च स्टोर हो रहा है, ये आपको ज़्यादातर बल्ब्स वगैरह या ट्यूबर्स, प्लांट्स के जो ट्यूबर वाले पोर्शन है वहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि पोटैटो वगैरह के अंदर जहाँ पर यानी स्टार्च स्टोर है वहाँ पर एमाइलोप्लास्ट होगा। और इसी तरीके से अगर हम सीड्स वगैरह को देखें तो सीड्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, लिपिड्स होते हैं। सो इसका मतलब है सीड्स के अंदर प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट ये दोनों ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स मौजूद होंगे। क्लियर हो गया। सो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या कर रहा है, फूड की स्टोरेज कर रहा है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, और उन फॉर्म्स की बेस पर इसकी जो टाइप्स हैं वो हमने डिटेल से देख ली। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर। सो इसका मतलब है ये प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जिसके अंदर कलर पिगमेंट्स मौजूद होंगे। तो क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ कलर पिगमेंट। यानी क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट स्टोर भी होता है और प्रोड्यूस भी होता है। और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं दो पिगमेंट्स को। नंबर 1 कैरोटीन, नंबर 2 ज़ेंथोफिल। ये दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर मोस्टली मौजूद होते हैं। इसके अलावा और पिगमेंट्स भी होते हैं बट मोस्टली ये दो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ज़ेंथोफिल का कलर तकरीबन येलो होता है, कैरोटीन का कलर ऑरेंज होता है। सो ऑरेंज और येलो कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सो ये पिगमेंट्स कौन से एरिया ऑफ प्लांट में ज़्यादा होंगे, आइए देखते हैं। ये पिगमेंट्स आपको रूट्स के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गाजर वगैरह के अंदर अगर हम देखें। फ्लावर्स के अंदर तो पिगमेंट्स होंगे ही क्योंकि फ्लावर डिफरेंट कलर्स के होते हैं। फ्रूट्स के अंदर ये पिगमेंट्स होंगे, जाहिर बात है, फ्रूट भी डिफरेंट कलर के होते हैं। इसके अलावा ख़ज़ां के जो लीव्स होते हैं, सेनेसेंट लीव्स, यानी अब लीव का अपना फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अब उन्होंने गिरना शुरू होना है, तो उनके अंदर, उन लीव्स के अंदर एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है। वो मैकेनिज़्म क्या होता है कि उन लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो वो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं इनटू क्रोमोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होने लग जाते हैं इनटू क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, यानी ऑरेंज एंड येलो कलर का पिगमेंट है। सो इस वजह से आप क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर
अंदर जब ख़त्म होगा और क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो लीफ का कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन से क्या हो जाएगा, ऑरेंज और येलो टाइप का हो जाएगा। सो ख़ज़ां के जो पत्ते हैं उनका कलर इस वजह से भी येलोइश हो जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करवा दूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम वैक्यूल स्टडी कर रहे थे वहाँ पर देखा था कि हमने वैक्यूल के अंदर भी स्पेशल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट एरिया को, और उस पिगमेंट को हमने एंथोसायनिन कहा था। और एंथोसायनिन का जो कलर है वो होता है रेड टू ब्लू, यानी अगर pH कम है तो कलर वो पिगमेंट रेड कलर प्रोड्यूस करता है। अगर pH जहाँ पर वो मौजूद है वो पिगमेंट अगर वहाँ पर pH ज़्यादा है, एल्कलाइन एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पिगमेंट ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर वो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। सो वैक्यूल के कलर पिगमेंट और क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स ये दोनों क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट एरिया को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं ऑरेंज और येलो कलर मैंने आपको बताए हैं, लेकिन डिफरेंट कलर भी होते हैं फ्रूट्स के, डिफरेंट कलर भी होते हैं फ्लावर्स के। तो ये सारे कलर्स किस वजह से आते हैं, जब वैक्यूल के पिगमेंट्स और क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स आपस में मिलकर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं तो डिफरेंट कलर्स प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट के अगर फंक्शन को हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि क्रोमोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, नंबर 1 पॉलिनेशन, नंबर 2 डिस्पर्सल ऑफ सीड। पॉलिनेशन आप जानते हैं कि जब इंसेक्ट्स वगैरह आकर फ्लावर पर बैठते हैं तो उसकी मदद से फ्रूट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। सो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। सो पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स, यानी ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स के अंदर जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और इसी के साथ जो डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट हैं उसको भी उसको एनिमल्स जो हैं वो फ्रूट क्या करते हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं और एनिमल्स आते हैं उस फ्रूट को खाते हैं, उसके अंदर सीड होता है और सीड का फिर डिस्पर्सल होता है। जब वो पूप करते हैं फीसेस के ज़रिए वो जो सीड है वो जर्मिनेट होता है डिफरेंट एरिया के अंदर। सो सर्वाइवल ऑफ स्पीशी के लिए क्रोमोप्लास्ट का ये रोल आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे टाइप के प्लास्टिड को, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है प्लास्टिड की। सो क्लोरोप्लास्ट की अगर साइज़ की हम बात करें तो तकरीबन 3 to 5 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी बड़ा होता है ये साइज़ के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट मौजूद होता है जिससे आप सब जानते होंगे, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो लीव्स हैं, यानी जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्लांट की जिन एरिया में हो रही होती है वहाँ पर वो एरिया हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है, स्पेशली लीव्स को अगर हम देखें तो। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर हम डिस्कस करें तो शेप तो क्लोरोप्लास्ट की ओवल सी होती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखते हैं। सो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर शेप होती है वो ओवल होती है, राउंड सी होती है। इसी तरीके से जो क्लेमेडोमोनास है जो कि टाइप ऑफ एल्गी है उसके अंदर कप शेप में ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इसी तरीके से एक और टाइप का एल्गी होता है जिसे स्पायरोजेरा कहा जाता है, वहाँ पर स्पाइरल टाइप या हम कह सकते हैं कि क्वाइल टाइप का क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। सो इसकी शेप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरी कर सकती है। सो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट को ड्रा कर रखा है। सो प्लास्टिड की टाइप है तो 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होंगी, ये एक मेम्ब्रेन आ गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन आ गई। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को क्लोरोप्लास्ट एनवेलप कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एनवेलप होता है। सो ये क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप आ गया। इसमें ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसकी खूबी क्या है कि ये मोर परमिएबल होती है, यानी बाहर से ज़्यादा चीज़ें अंदर आ सकती हैं। और इनर मेम्ब्रेन की खूबी ये है कि ये लेस परमिएबल होती है, ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती। और जो चीज़ें यहाँ से पास आउट हो सकती हैं उनमें हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ से ऑक्सीजन आसानी से इंटर हो सकेगी क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो बाहर निकलती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आसानी से अंदर जा सकती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। इसके लिए यहाँ से वाटर जा सकता है क्योंकि वाटर के ज़रिए ऑक्सीजन आगे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं ग्लूकोज वगैरह यहाँ से पास इन एंड आउट हो सकता है। सो ये डिफरेंट जो मालिक्यूल्स हैं ये आसानी से इंटर हो सकते हैं। बट बाकी ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये बड़ी स्पेशल होती है और हर चीज़ को ये अलाउ नहीं करती। ओके, ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं इनके दरमियान की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता था। बट माइटोकॉन्ड्रिया में ये था कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड थी, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है, ठीक है। ओके, ये जो अंदर का रीजन आ जाता है, खाली रीजन जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, इसे स्ट्रोमा कहा जाता है,
ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन का एक और नेटवर्क सा मौजूद होता है, और इस नेटवर्क को अगर हम गौर से देखें तो ये यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, कॉइन की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ऊपर नीचे जैसे कॉइन रखी होती है ना, ये एक एक स्ट्रक्चर ऊपर नीचे अरेंज हुई होती है। सो ये जो एक स्ट्रक्चर है, यानी ये जो एक खाना है, हम कह सकते हैं ये एक बॉक्स जो है, इसे थाइलेकॉइड कहा जाता है, ठीक है। और ये बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए होते हैं, जैसे कॉइन्स को हम एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देते हैं ना, तो ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके एक लॉन्ग टावर सा बन जाता है, ठीक है। सो इस लॉन्ग टावर को ग्रेनम कहा जाता है। सो एक टावर आ गया, ये दूसरा टावर आ गया, सो इन दोनों या तीनों को काउंट करेंगे तो हम ग्रेना बोलेंगे, यानी ग्रेना ग्रेनम की प्लूरल फॉर्म आ जाती है। इसके अलावा यहाँ स्ट्रोमा के अंदर जब हम देखेंगे तो और कुछ पार्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, डीएनए भी देखने को मिलेगा, स्टार्च के कुछ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, और लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स वगैरह भी मौजूद होंगे। और ये जो ग्रेनम है, यानी जो एक टावर है थाइलेकॉइड का, ये दूसरे टावर ऑफ थाइलेकॉइड से अटैच होता है, यानी एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ एक ब्रिज के ज़रिए अटैच होता है, उस ब्रिज को लैमेला कहा जाता है। तो तकरीबन सारी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं मेंशन करवा दूं कि ये जो स्टार्च है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर ये स्टार्च बाहर भी निकलता है और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और लिपिड्स ड्रॉपलेट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है कि सम टाइम ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स क्या हैं, लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। सो इन मेम्ब्रेन में कोई रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन, या ब्रेक डाउन हो जाती है, सो उस मेम्ब्रेन ने बनना होता है, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करते हैं, और उनमें से जो फास्फोलिपिड्स निकलते हैं उनके ज़रिए ये मेम्ब्रेन की रिकवरी कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, याद रखिए। थाइलेकॉइड को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये थाइलेकॉइड इस तरीके से होता है, और ये जो मैंने अभी बॉक्स ड्रा किया है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है, जिसे मैंने ग्रीन कलर में ड्रा कर दिया है यहाँ पर भी, और ये जो ग्रीन एरिया है इसे ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड है और इसे ल्यूमेन कहा जाता है। ये जो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन्स क्या कर रही होती हैं? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। यानी इन प्रोटीन्स के अंदर, ये प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस होते हैं, इन प्रोटीन्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है, ज़ैंथोफिल कैरोटीन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से जब लाइट आकर हिट करती है, वो पिगमेंट क्या करता है? उस लाइट को एक्सेप्ट करते हैं वो पिगमेंट्स, और एक्साइट होते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं, एटीपी बनाते हैं। वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं फोटोसिंथेसिस में, मैंने ऑलरेडी डिटेल से बताया भी हुआ है। सो फिर भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने ये लेना है कि ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। और ये थाइलेकॉइड के अंदर की जो स्पेस है, इसे ल्यूमेन कहा जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल जैसे कि वाटर वगैरह होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पंप होते हैं। वो डिटेल मैकेनिज्म हम बाद में स्टडी करेंगे। और जब लाइट रिएक्शन हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा अभी हम देखेंगे, वो हो जाता है तो स्ट्रोमा का जो एरिया है, यानी जो फ्लूइड वाला एरिया, वहाँ पर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और डार्क रिएक्शन में फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। सो इस मैकेनिज्म को ज़रा डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। ये थाइलेकॉइड का जो टावर है वो मैंने बना रखा है, यानी ये ग्रेनम का एक पार्ट मैंने बना रखा है। सो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेनम के अंदर बेसिकली वाटर की प्रेजेंस और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। यानी लाइट जब आकर इन थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स हैं उनको हिट करती है, तो उन पिगमेंट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? वाटर से आते हैं, ठीक है। यानी ये वाटर स्प्लिट होता है, और वाटर यानी आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आ गया, और हाइड्रोजन आयंस बन जाते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयंस बन गए, तो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाते हैं, और इससे होता क्या है कि एटीपी बनती है और NADPH बनता है। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, इसे डिटेल से भी देखेंगे। और जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, और इस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं। सो सिंपल कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से ये लेना है कि वाटर स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको, और वो प्रोटीन्स उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके ATP बना देती हैं, और यहाँ पर वाटर स्प्लिट होने से हाइड्रोजन आयंस भी बनते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस
NADP प्लस मालिक्यूल इन हाइड्रोजन आइंस को एक्सेप्ट कर देता है, और ये दोनों मालिक्यूल्स अब एनर्जी रिच मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। ATP के अंदर भी एनर्जी है और NADPH के अंदर भी एनर्जी है, और ये दोनों एनर्जी रिच मालिक्यूल स्ट्रोमा में चले जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर एक साइकिल चलता है जिसे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है। क्लियर हो गया। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, ये दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ से NADPH से हाइड्रोजन निकल जाता है, सो NADP प्लस बन जाता है, और इसी तरीके से ATP यूज़ हो जाती है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है। ये दोनों मॉलिक्यूल फिर थाइलेकाइड मेम्ब्रेन में जाते हैं, वहाँ पर ये मैकेनिज्म इसी तरीके से बार बार रन होता है, और इसके एंड प्रोडक्ट में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल रही होती है। सो इस मैकेनिज्म को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इंटर करते हैं डार्क साइकिल में, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और लाइट यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म आपस में जुड़ते हैं और रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं, तो होता क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और साथ में ऑक्सीजन निकलती है जो हम ब्रीथ करते हैं। क्लियर हो गया। सो होपफुली तकरीबन काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने एंडोसिम्बियोंट थ्योरी स्टडी किया था, तो क्लोरोप्लास्ट के लिए भी ये माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में माजी में कहीं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता था, जिसे एक यूकैरियोटिक सेल ने इंगल्फ कर लिया, और ये बैक्टीरिया उस सेल का हिस्सा बन गया और सिम्बियोटिक एक रिलेशन चल गया, और ये बैक्टीरिया क्या करता था, फूड जनरेट करके देता था यूकैरियोटिक सेल को। सो बेसिकली प्लांट सेल के अंदर यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है कभी कभार ये कोई बैक्टीरिया होता था। सो इसे एंडोसिम्बियोंट थ्योरी कहा जाता है। इसी डिटेल से मैंने अपने लेक्चर में कवर किया हुआ है, अगर आपने डिटेल स्टडी करनी है तो वहाँ पर डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। ओके, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या स्टडी किया, प्लास्टिड्स को। मैंने आपको बताया प्लास्टिड की खूबी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और इसका मेन फंक्शन है मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और इसकी 3 टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर होता है। ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर 3 टाइप्स हैं, माइलोप्लास्ट जिसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है, प्रोटीनोप्लास्ट जिसके अंदर प्रोटीन स्टोर होती है, इलायोप्लास्ट जिसके अंदर लिपिड स्टोर होते हैं। फिर सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड आ जाती है क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर कलर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, और वो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की डिफरेंट एरिया को, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह को और ख़ज़ां के पत्तों को। और इन कलर्स की वजह से फंक्शन क्या होता है कि पोलिनेशन हो रही होती है और डिस्पर्सल ऑफ सीड हो रहा होता है। फिर तीसरी टाइप के जो प्लास्टिड हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से लीव्स वगैरह का कलर ग्रीन होता है। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फिर इसकी हमने स्ट्रक्चर स्टडी की कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई, इनर मेम्ब्रेन आ गई। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है जिसे स्टोमा कहा जाता है, जहाँ पर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर और होता है। फिर स्टोमा के अंदर मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क मौजूद होता है जो कि बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, और ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुई होती हैं और एक टावर बना रही होती हैं, और इस टावर को ग्रेनम कहा जाता है, और इस एक बॉक्स को थाइलेकॉइड कहा जाता है। और इस थाइलेकॉइड को जब हम जूम इन करते हैं तो इसकी एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है और अंदर की स्पेस को ल्यूमेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है, और इन्हीं प्रोटीन्स के अंदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, जो कि लाइट को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। क्लियर हो गया। और इसके अलावा स्टोमा के अंदर राइबोसोम DNA मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एंडोसिम्बियोंट थ्योरी प्रेजेंट की गई थी, क्योंकि ये जो राइबोसोम है इसका साइज़ क्या होता है, 70S होता है, और DNA सर्कुलर होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ आपको स्टोरेज के मॉलिक्यूल्स भी नज़र आएंगे, और लिपिड्स ड्रॉपलेट्स में मौजूद होते हैं। और जो ग्रेनम है, एक टावर है, दूसरा टावर, ये आपस में एक ब्रिज से अटैच होते हैं जिसे लेमेला कहा जाता है। और फाइनल जो मैकेनिज्म हमने देखा कि यहाँ पर हमने स्टडी किया कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और इसमें जब लाइट पड़ती है, इस मैकेनिज़्म को हमने कम्प्लीटली स्टडी किया, तो ग्लूकोज बनती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जिसे हम यूटिलाइज़ करते हैं। सो होता क्या है, बेसिकली थाइलेकॉइड के अंदर वाटर स्प्लिट होता है, और अपने इलेक्ट्रॉन, वाटर के जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन एक्सेप्ट कर लेती हैं, और साथ में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस NADP प्लस का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर देता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये प्रोटीन उसे ATP में कन्वर्ट कर देती हैं, और साथ में वाटर से जो ऑक्सीजन निकलती है वो रिलीज़
फेज़ आउट हो जाती है, ठीक है। और फिर ATP और NADP के जो मालिक्यूल्स हैं, ये हाई एनर्जी रिच मालिक्यूल्स हैं, ये केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में जाकर एक साइकिल चलाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज, और ख़ुद इनकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। ATP ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और NADPH NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों मालिक्यूल्स दोबारा से थाइलेकाइड के अंदर जाते हैं और दोबारा से ये मैकेनिज्म चलता है और इस तरीके से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती रहती है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।